सैकड़ों करोड़ रुपए हमने भारत से यहां पर लगाया। स्वामी रामदेव 1 रुपए नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान नहीं गया, आपके सामने खड़ा हुआ और प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा। 2 देश हो सकते हैं, भारत और नेपाल, लेकिन हमारे पूर्वज एक, हमारे पूर्वजों की संस्कृति के एक है, हमारा धर्म अध्यात्म एक, हमारे मूल्य एक, हमारे सिद्धांत एक है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, क्या बोला? विकल्प रहित संकल्प। ये प्रचंड जी का नाम से इसलिए नहीं बोल रहा। उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारबाट पुरा सहयोग हुनेछ। नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँलाई जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिने हामी चाहिँ पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ। श्रद्धेय स्वामीजी महाराज हामी समक्ष हुनुहुन्छ। सबैले उठेर स्वामीजीको सम्मानमा श्रद्धेय वन्दनीय पूजनीय स्वामीजी महाराज हामीसँग हुनुहुन्छ। अभी मैं इसलिए मंच पर पहले आ गया था कि अभी थोड़ी देर में आदरणीय प्रधानमंत्री साहब भी आएंगे, श्रद्धेय आचार्य श्री उनकी अगुवाई करके लेकर के आएंगे। हमारे मंच पर सभी जो मुझसे, पूज्य आचार्य श्री से, पतंजलि योगपीठ से जो अत्यंत प्रीति करते हैं, सब महापुरुष यहाँ मंच पर दाई बाई हो रहे हैं। एक बार सबका जोरदार करता होने से प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज यहाँ हमारा नेपाल राष्ट्र का तो मीडिया है ही पूरा। आज धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से इस राष्ट्र को नया आरोहण देने के लिए 2 धार्मिक चैनल, आस्था और अपने सन्यास धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने स्वदेशी धर्म को और अपने ऋषि धर्म को प्रामाणिकता से निभाते, और आप सबको भी निभाना है। क्योंकि हमारा राजनीतिक रूप से देश अलग हो सकता है, 2 देश हो सकते हैं, भारत और नेपाल, लेकिन हमारे पूर्वज एक, हमारे पूर्वजों की संस्कृति के एक है, हमारा धर्म अध्यात्म एक, हमारे मूल्य एक, हमारे सिद्धांत एक है। और उन्हीं एकता के मूल्यों पर चल करके, जैसे देखो, मैं एक बात तो ये भी कहता हूं कि मेरा राजनीतिक जो एक रूप से ना, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप किस देश के सिटीजन हो, कहीं जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट, वीजा आदि जरूरत पड़ती है, भले ही, और ये भगवान का विधान है, भले ही मैं भारत का राजनीतिक हूं, राजनीतिक दृष्टि से वहां का नागरिक हूं, राजनीतिक दृष्टि से भले ही मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण विश्व नागरिक है, वर्ल्ड सिटीजन। और इसमें ये हमारी संस्कृति, प्रकृति हमें सिखाती है। खैर, तो आज एक भारत का नहीं, एक विश्व का नागरिक आपसे बात कर रहा है, इस रूप में बात कर रहा है कि हम सबको मिलजुल करके इस अपने सनातन मूल्यों के आधार पर अपने आप को ऊंचा उठाना है, देश को ऊंचा उठाना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ उनका आगमन हो रहा है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक बार सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोरदार करताल ध्वनि से। और हम
ओम र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। माननीय मन्त्रीज्यूहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी आ ही रहे हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री पुनः उनकी अगवानी के लिए उधर जा रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था, स्वामी रामदेव एक वर्ल्ड सिटीजन है, श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी एक वर्ल्ड सिटीजन है। और एक बात मैं बहुत कृतज्ञता के साथ कहना चाहता हूं, जितना लोग मुझे भारत में प्यार करते हैं कहीं उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही हो सकता है नेपाल में भी सारा नेपाल प्यार करता है। उसके लिए आपको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और मैं यहां श्रद्धेय आचार्य श्री के जो पितृभूमि है, माता पिता और ये गौरव इस राष्ट्र को, पूरी मानवता को जिससे मिला, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री का जो पुण्य भूमि है वो भरुआ में आज से लगभग 30 साल पहले में आया। तो श्याम जा पता नहीं कहां से कहां हम गए थे, हमको ये नहीं पता। और रास्ते में बस रुका तो हम यूरिन करने के लिए उतर गए कहीं जंगल में, वो बस छोड़ के हमको आगे निकल गए। अब हमको ये नहीं पता कि हमको जाना कहीं, आचार्य जी भी आगे, बस भी आगे, हम पीछे सड़क पे देख रहे कि हम आ कहां गए। 30 साल पहले जब कोई मुझे नहीं जानता था तब भी नेपाल से प्रेम था, और आज नेपाल सारा मुझे जानता है तब वो प्रेम और बढ़ गया। और मैं यहां आया तो धूलीखेल में बहुत बड़ा 1 लाख के लगभग लोगों का आयोजन हुआ, बड़ा शिविर था। हमको उस समय जो भी राजनीतिक कारण थे, हमको पहली बार पता लगा किसी को नजरबंद करते हैं। हमने कहा भैया तुम अभी भारत के सन्यासी को नहीं पहचानते हो, सन्यास धर्म को नहीं पहचानते हो, हमको नजरबंद मत करो। हमने कहा हम तुम्हारी नजरों के सामने ही वहीं पहुंच जाएंगे। तो लेकिन जो भी हुआ उस समय एक पॉलिटिकल ड्रामा। और उस समय से एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, यहाँ अलग अलग हर देश का एक अपना राजनीतिक उसका स्वातंत्र्य है, उसके अपना संविधान है, उसके अपने नियम है, कानून है, मैं सबको आदर करता हूं। लेकिन नेपाल की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पतंजलि के प्रति सारी राजनीतिक पार्टियों की श्रद्धा है। इसके लिए मैं सारी राजनीतिक पार्टियों का भी अभिनंदन करता हूं। और सब पतंजलि के साथ अलग अलग कोई अलग मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, किस तरह से देश में चुनाव की प्रक्रिया। और हम तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से नेपाल को बहुत सुदृढ़ देखना चाहते हैं। जैसे हमने भारत में आत्मनिर्भरता की और स्वदेशी से स्वावलंबन की अलग जगाई, वही कार्य आप देख रहे हैं हमने नेपाल में भी शुरू किया। पतंजलि के अधिकांश उत्पाद नेपाल से ही तैयार हो, यहाँ लोगों को रोजगार मिले, स्वावलंबन मिले, और यहाँ का इस देश का आर्थिक जो समृद्धि में हम अपना योगदान दे पाए, वो हमने शुरू कर दिया। अभी पतंजलि की 500 से अधिक जो दिव्य औषधियां हैं, मुक्तावटी, मधुनाशिनी और नई अभी सैकड़ों औषधियां तो अभी नई बनाई हमने। इसके लिए मेधावटी के साथ साथ न्यूरोग्रिड के साथ साथ मधुग्रिड और बीपी ग्रिड और ऑर्थोग्रिड, सोरोग्रिड, थायरोग्रिड, प्रोस्टोग्रिड, ऐसे सैकड़ों औषधियां भी अगले वर्ष तक नेपाल में ही सैकड़ों औषधियां यही बनाना शुरू कर देंगे। इससे कि यहाँ के वन संपदा का
और यहाँ के अलग अलग स्वावलंबन का एक नया दौर शुरू होगा, तो ये भी काम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ केवल सामान बनाने का ही काम नहीं कर रहे, वो तो बना ही रहे। आज पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड है और पतंजलि आयुर्वेद नेपाल और दिव्य फार्मेसी नेपाल, वहां भी अपने आप में लोगों का बहुत बड़ा उसमें विश्वास है। और इस विश्वास को और ज्यादा मजबूती देने के लिए तो हम सामान बनाना, औषधि बनाना, उससे लोगों का उपचार करना। देखो, कोई भी काम करते हैं तो अक्सर लोगों के सामने एक नजर रहती है, किसके लिए कर रहे हैं। हम सामान बनाने के लिए सामान नहीं बनाते, हम व्यापार के लिए सामान नहीं बनाते, कारोबार के लिए सामान नहीं बनाते। हमने शून्य से यात्रा शुरू की है। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा होकर के, चाहे मैं एक हिंदुस्तान के छोटे से गांव से निकला, या पूज्य आचार्य श्री को आप देखें, वो भी गांव की भाषा में एक छोटा सा जमींदार का लड़का आपके सामने खड़ा है, जिसके पास 3, 4, 5 एकड़ जमीन थी। एक छोटा सा चौकीदार, पूज्य आचार्य श्री के पिता श्री चौकीदारी करते थे, जैसे हमारे बहुत से नेपाल के भाई करते। एक छोटे से चौकीदार का, एक छोटे से जमींदार का बालक निकला अपने गांव से, अपने घर से, एक संकल्प के साथ कि हमें दुनिया के लोगों का उपचार करना है, उपकार की भावना से काम करना है। और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का ब्रांड यदि किसी ने खड़ा किया तो पतंजलि ने खड़ा किया है। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा पूरी दुनिया के। और किस भावना से? लोगों के उपचार की भावना से, लोगों के उपकार की भावना से। स्वामी रामदेव का कोई बैंक अकाउंट नहीं, सिंगल पैनी, हिंदी भाषा में बोलते हैं फूटी कौड़ी भी नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, जो कुछ किया। और यहां पर भी मैं बोल रहा था, जब पहला हमने शिविर लगाया उससे लेकर के अब तक यहाँ के लोगों ने हमें करोड़ों रुपए दान किए, सैकड़ों करोड़ रुपए हमने भारत से यहां पर लगाया। स्वामी रामदेव 1 रुपए नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान नहीं गया, आपके सामने खड़ा हुआ और प्रामाणिकता से इस बात को कह रहा। यहाँ से बहुत से साधु संत महात्मा आते होंगे कहीं से भी, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा जरूर लेके जाते हो। साधु और दक्षिणा ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी साधु संत आते होंगे, दक्षिणा लेकर के जाते होंगे, लेकिन स्वामी रामदेव ने तन मन धन से, अपने जीवन से, अपने कर्म से इस नेपाल भूमि की सेवा की। और करोड़ों रुपए, चाहे वो पतंजलि का आयुर्वेदिक कॉलेज है, चाहे वो पतंजलि योगपीठ अभी जहां हम खड़े हैं, चाहे धूली खेल में है, और अभी तो इस देश में, नेपाल देश में शिक्षा और संस्कार की एक नई अलग जगाने के लिए जो हम पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के माध्यम से, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही नेपाल राष्ट्र में एजुकेशन की बहुत बड़ी सेवा पतंजलि शुरू करने वाला है। मैंने आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के साथ साथ, हमारे प्रचंड साहब के साथ साथ, जो भी यहाँ के तंत्र में, व्यवस्था में लोग हैं, उनसे भी बात की है, और इस भावना के साथ कि यहाँ बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले। यहाँ जिस बच्चे के पास थोड़े से पैसे होते हैं, कोई भारत चला जाता है पढ़ने के लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है, कोई यूके, यूएसए, कोई कनाडा, कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते हैं, कोई छोटे छोटे और देशों में चला जाता है, किसी को मेडिकल की एजुकेशन लेनी, किसी को इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेनी है। हम एजुकेशन का भी देश का, नेपाल देश का सबसे बड़ा केंद्र पतंजलि की तरफ से बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसको बना करके दिखाएंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, यहाँ के लोगों को उबारेंगे इस संकल्प के साथ। क्योंकि हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सेवा के लिए दिया, और हेल्थ में एक बड़ी सेवा पतंजलि करने वाला है, उसको हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन में बड़ी सेवा, और इसके साथ साथ इस राष्ट्र को
आगे ले जाने का काम, वो भी बहुत बड़ा काम है। नेपाल राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसको भी आगे ले जाने के लिए सबको एक सूत्र में बांधना। नेपाल के सामने जो आगे आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक प्रश्न हैं, बहुत सारे सामाजिक प्रश्न हैं, कृषि की को, एग्रीकल्चर को कैसे उठाना, इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर बढ़ाना, बहुत सारी चीजें। उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता। जातपात बहुत मानते हैं, अभी भी मानते हैं। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र, ये ऊंचा, ये नीचा, ये छूत, ये अछूत, ये कैसे हो सकता है? तो इस एक बार बहुत बहुत अभिनंदन जी। अभी मैं जिनका नाम ही ले रहा था, आगे प्रचंड साहब का भी हमने कल ही कहा था कि आपको भी आना है, थोड़ी देर के लिए सही आप आए, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका भी अभिनंदन। मीडिया का साथीहरू पहिला भवन उद्घाटन गर्ने माथि इनको जब सर्वाइकल था तब मैंने योग सिखाना शुरू किया था इनको। मैंने कल पूछा, मैंने कहा सर्वाइकल कैसा है? बोले तो सर्वाइकल कहाँ है? बैठे बैठे बसी उठी आदरणीय श्री प्रचंड जी का, माधव नेपाल जी सहित सबका एक बार जोरदार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तालियां बजाने से ना आपका उपचार भी हो जाता है और अतिथि का सम्मान भी हो जाता है। सत्कार, उपचार और सत्कार दोनों साथ साथ हो सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं दो शब्द बड़ा प्रयोग करता हूं, विकल्प रहित आचार्य श्री। तो दो शब्द मैं बड़ा बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोला? विकल्प रहित संकल्प। ये प्रचंड जी का नाम से इसे नहीं बोल रहा। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तभी जाकर के जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो आज ये नव भवन का उद्घाटन श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे प्रधानमंत्री जी सब यहाँ पर आ गए हैं। तो नव भवन का हम सोच रहे हैं कि हम यहीं बैठे रहें तो ठीक है। तो उधर जो है शिलापट्ट में अभी कुछ नाम लिखे गए। अब ये शिलापट्ट भी दूसरा बनाना पड़ेगा, जो कोई नाम छूट गए तो दूसरा बना देंगे। शिलापट्ट में क्या लगता है? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है आज के इस आयोजन के लिए, आज की इस सुहानी सुबह के लिए। देखो रात को ठंड होती है, तेज धूप लगे तो थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है, लेकिन भगवान ने ऐसा वातावरण बनाया हुआ है, ना ठंड है ना गर्मी है, यहाँ पूरा प्रचंड आनंद है। तो आइए एक बार इस आनंद को अनुभव कीजिए। और मैं कह रहा था आपसे, अभी तो बहुत सेवा करनी है नेपाल को, सामाजिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधना। और मैंने कहा जो आर्थिक, राजनीतिक, बाकी यहाँ के एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के और अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रगति के सोपान चढ़ने हैं नेपाल राष्ट्र को, वो तो सबको पुरुषार्थ करना है। और उसमें मैंने कहा मैं तो वर्ल्ड सिटीजन हूं, मैं भी करूंगा। और इस नेपाल को आगे ले जाने में, नेपाल की एकता, अखंडता, संप्रभुता और इसकी समृद्धि के लिए, इसकी खुशहाली के लिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव सहित पतंजलि योगपीठ और पतंजलि के लाखों यहाँ पर कार्यकर्ता, 77 जिलों में 70,000 से ज्यादा तो वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जिनको मैंने हरिद्वार में बुला करके अपने हाथों ट्रेनिंग दी है। वहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों का रहना सहना, खाना पीना की सब व्यवस्था है। वहां पर आपने तो आकर के देखा है। और यहाँ मंच पर लगभग 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पतंजलि को अपनी आंखों से देखा हुआ है, पूरे पतंजलि के सेवा के इस विस्तार को। और अब जो मैं बात अब जो है आदरणीय प्रचंड जी के आने से पहले कह रहा था कि सांस्कृतिक एकता, पतंजलि में हम कोई जात पात नहीं मानते।
हम कहते हैं सब एक ईश्वर की संतान। क्या है बोलो? सब एक, अरे जोर से तो बोलो, सब एक ईश्वर की, सब एक ईश्वर की संतान, सब एक पूर्वजों की संतान, सब एक ही प्रकृति की संतान, एक ही धरती माता की संतान और सबकी संस्कृति। पतंजलि के बालक, पतंजलि सेवाश्रम भूकंप के बाद जो बच्चे 2, 3, 5 साल के थे आज वो बड़े हो गए हैं, सब खड़े होकर के अभिनंदन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी का। यथा देवासुरेषु श्रद्धा मुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्ञस्मैस्माकमुदितं कृधि श्रद्धामेवा यजमान वायुगो पाउपासते श्रद्धामृतया याभूत्य श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि श्रद्धा। सबै टाङ्ग्यो अब पनि। हेलो मैडम, ठेक्यो पुरो। भारतका वरिष्ठ केन्द्रीय मन्त्रीज्यूलाई रूपमा जसलाई अहिले हामी भर्चुअल भन्छौँ, त्यो सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा आदरणीय केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। बालकृष्ण खाँडज्यू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। जी अलिकति मर्यादा क्रममा कहीँ तलमाथि हुन सदस्यज्यूहरू पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। महान्यायाधिवक्ताज्यू पनि हाम्रा संस्थाका सम्पूर्ण कर्पोरेट सदस्यज्यूहरूलाई एकमुष्ट उठेर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पतञ्जलि योग पीठको तर्फबाट अहिले त भनौँ ताली बजाएर हामीले उहाँलाई त्यो गरौँ। राजु श्रेष्ठजी, हाम्रा कर्पोरेट सदस्यजीहरूले उहाँलाई सबैजना मञ्चमा जतिजना हुनुहुन्छ सबैलाई दोसल्ला उडाएर अलिकति त्यो गरिदिनुहोस्। यो हाम्रो पतञ्जलि योग पीठ नेपालको बारेमा सबै यहाँहरूलाई थाहै छ र हाम्रो सर्दार स्वामीजी र आचार्यजीले भन्नुहुन्छ। हामीले अहिले भर्खर 2टा टेलिभिजन सेटेलाइट टेलिभिजनको उद्घाटन गरेका छौँ र यो एउटा अतिथि भवन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई प्राइवेट पैसा कमाने की सुखिन संतु सर्वे संत निरामय, सबका कल्याण हो, यही भावना स्वामी रामदेव जी के मन में है और यही भारतीय इतिहास है। वो भाव और हमारे भाव में कोई अंतर नहीं है। समृद्ध संपन्न शक्तिशाली नेपाल बनाने का वो पूरी तरह भारत को वो भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त करना, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना और हमारे समाज का जीवन सस्टेनेबल। आदरणीय स्वामी रामदेव बाबाजी योग र आयुर्वेदको निम्ति उहाँले जुन अथक परिश्रम गर्नुभएको छ त्यसका लागि उहाँलाई नेपाल सरकारबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले नेपालमा जो आस्था च्यानल र पतञ्जलि योगा सम्बन्धी च्यानल पनि नेपालमै सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले हामी नेपालीहरूलाई सबैभन्दा खुसीको कुरा छ। यो पतञ्जलि योगा सम्बन्धी र आयुर्वेद सम्बन्धी कुराका सम्बन्धमा जो गर्दै हुनुहुन्छ यो यसको लागि पनि उहाँलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय गडकरीजीले नेपाल आउनु पाउनु भएन, भर्चुअल माध्यमबाट पनि उहाँले जुन कुराहरू गर्नुभएको छ यसका लागि पनि उहाँलाई पनि आफ्ना तर्फबाट नेपाल सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय रामदेव बाबा नेपाललाई खुब मन पराउनुहुन्छ, नेपाललाई प्यार गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ नेपालमा चाहिँ उहाँ बढी समयमा नेपाल आउनुहुन्छ। आज विश्वभरि नै
योगका सम्बन्धमा योगका सम्बन्धमा अत्यन्तै सबै ठाउँमा योगलाई अपनाएको छ। योगालाई सबैले चाहिँ स्वास्थ्यका लागि योगा सबभन्दा उत्तम र चाहिँ यो स्वास्थ्यका निम्ति एउटा चाहिँ एक्सर्साइजका निम्ति रूपमा योगालाई सबैले अडप्ट गर्दैछन्, सबैले चाहिँ गर्दैछन् र चाहिँ आयुर्वेद त सबैभन्दा उचित अहिले सबैले मानिसके साइड इफेक्ट नभएको एउटा मात्रै औषधि छ आयुर्वेद। त्यो चाहिँ नि आज गडकरीले भन्नुभयो, सबैले मानेको कुरा हो कि साइड इफेक्ट नभएको औषधि केही छ भने आयुर्वेद मात्रै छ। त्यसैले चाहिँ नि आयुर्वेदमा रिसर्च गरेर उहाँले चाहिँ धेरै काम गर्नुभएको छ बाबा रामदेवजीले। र अर्को हाम्रो देशमा जन्मेका बालकृष्ण आचार्यजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि रामदेव बाबासँग मिलेर धेरै ठुलो चाहिँ नि काम गर्नुभएको छ नेपालमा पनि। यसका लागि पनि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले धेरै कुरा भन्नु छैन, रामदेव बाबाजीले भनिसक्नुभयो। एउटा कुरा रामदेव बाबाजीले नेपालमा धेरै काम गर्नु खोज्नुभएको छ। नेपालमै चाहिँ यो चाहिँ नि यो आयुर्वेदिक औषध उत्पादन गर्न लगायत सारा काम गर्न चाहनुहुन्छ। मैले उहाँलाई हाम्रो नेपालको सरकारबाट पुरा सहयोग हुनेछ। नन प्रफिट कामका लागि नेपाल सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नेछ। उहाँलाई जे आवश्यकता हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि हामी चाहिँ पुरा उपलब्ध गराउनेछौँ। चाहे चाहिँ नि यो आयुर्वेदको निम्ति चाहिँ उहाँले प्लान्टहरू लगाउने कुरा होस्, अरू नै कुरा होस्, यो चाहिँ यो परीक्षण गर्नेदेखि लिएर यो के भन्छ नि यो चाहिँ नि आयुर्वेद बनाउने ठाउँको लागि होस्, त्यसको लागि नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि उहाँलाई केही समस्या भएको थाहा पाएँ मैले। जग्गा जमिन उपलब्ध गराउनको लागि नेपालले उहाँलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुनै छैन। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालमा चाहिँ नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको लागि नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ। तपाईँहरूलाई पुरा सहयोग हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा मलाई धेरै भन्नु छैन, म धेरै ज्ञाता पनि यस सम्बन्धमा। रामदेव बाबाले नेपाललाई धेरै ठुलो माया गर्नुहुन्छ, नेपाललाई सद्भावना छ उहाँको। र बालकृष्ण काजी त हाम्रो नेपाली नेपालमै जन्मेको जाने उहाँको जन्म हुने नै भयो। त्यस कारण उहाँले नेपालमा चाहिँ जो दुईवटा च्यानल स्थापित गरेर नेपालमै चाहिँ यो आयुर्वेदिक के अरे जोडी गरेर चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ यो उत्पादन गर्ने ठाउँको लागि पनि भनिरहनु भएको छ। त्यो खोल्नुभएको छ। यो अत्यन्त हाम्रो लागि अत्यन्तै खुसी कुरा हो। उहाँलाई पुरा सपोर्ट हुनेछ भन्न चाहन्छु। र चाहिँ नि उहाँलाई बारम्बार नेपाल आउनका लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यस्तै बालकृष्ण आचार्यजीलाई गर्न चाहन्छु। र उहाँहरू जो नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ त्यसको लागि उहाँलाई अझै फेरि हार्दिक धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको चाहिँ नि सधैँ नेपालमा फेरि आउनु होला, बार आउने पनि म निम्ता दिलाउँछु, दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी। वेद और अध्यात्म की एक राजधानी के रूप में नेपाल की पहचान हो, ऐसा पूरा पुरुषार्थ हम कि सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र नेपाल बने। बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास। और जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दलों के लोग हैं, और अभी माधव नेपाल जी तो चले गए, प्रचंड जी को तो ये प्रचंड जी का जब ये बड़े खतरनाक भाषण दिया करते थे तब मैंने एक दिन वो मेरे कैसेट हाथ लगी, मैंने कहा ये आदमी तो बड़ा जोरदार है। तो मुझे नहीं पता था ये जो जिस प्रचंड जो एकदम प्रचंड भाषण देता वो कभी मेरे बगल में बैठे। तो वो बड़े खतरनाक हुंकार भरा करते थे। तो हम लोग भी उसी हाँ, ये बात तो ठीक है। ये बाहर से जितने प्रचंड दिखते हैं ना, उतने इनका हृदय बड़ा कोमल है। तो एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन पुनः। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक तरह से साधु स्वभाव। देखो
ऐसा एक तरह से राजनीति में एक राजयोगी जैसे हैं। तो एक बार प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन। ऐसा बहुत साधु स्वभाव और कि नेपाल के लिए अच्छा हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से एकता, अखंडता, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बने, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। और आज हमारे उपेंद्र यादव साहब ये भी हमारे प्रखर शिष्य हैं और जो है वैसे भी बड़ा मजबूत है और राजनीतिक मजबूती की प्राप्त करने के लिए हरनिश पुरुषार्थ करते हैं। तो उपेंद्र यादव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। समवेत होकर के संग छध्वम संवदध्वम समो मनांसी जानता देवा भार के भेदभाव छूत छात किसी भी प्रकार की असमानताओं से दूर होकर के हम सब एक नेपाल आमा को अब सरदार स्वामीजीले हाम्रा आदरणीय प्रधानमन्त्रीजीलाई लभ अफ टोकनको दिनुहुन्छ। टोकन अफ लभ त्यस्तै हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय पुष्पकमल दाहालजीलाई, त्यस्तै हाम्रा मन्त्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडज्यू, त्यस्तै हाम्रा आदरणीय मन्त्री विदेश मन्त्री नारायण खड्काज्यू,